ये कार्यक्रम हम लोग क्यों चला रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। 26 जनवरी 1950 को देश में संविधान लागू हुआ और संविधान के द्वारा इस देश में संवैधानिक लोकतंत्र लागू करने की घोषणा की गई, जिसके तहत हर 21 साल के व्यक्ति को वोट का अधिकार बहाल किया गया और ये कानूनन घोषित किया गया कि लोगों को राज्य सरकारों को चुनने का अधिकार होगा और केंद्र सरकार को चुनने का अधिकार होगा। मतदाताओं को यह अधिकार होगा, वो किसको बहुमत देना चाहते हैं, किसको बहुमत नहीं देना चाहते हैं, ये उनका अधिकार होगा। यानी वोटर्स को यह अधिकार दिया गया है कि वोटर्स ये डिसाइड करेंगे देश में किसकी सरकार होनी चाहिए, किसकी सरकार नहीं होनी चाहिए। ये संविधान के अनुसार डिसाइड किया गया। साथियों, इसका मतलब यह है सारे दुनिया में जो लोकतंत्र है वो लोकतंत्र लोगों की वजह से है। ये जो लोकतंत्र शब्द है, ये लोगों के पास अपनी सरकारें चुनने का अधिकार है, उसकी वजह से ये नाम पड़ा है लोकतंत्र। इसको सबको ठीक से समझना होगा। इसका संबंध वोट के अधिकार के साथ है और ईवीएम मशीन के माध्यम से जो चुनाव है अभी हो रहे और ईवीएम मशीन के माध्यम से चुनाव हो रहे हैं और ईवीएम मशीन वोटों की चोरी कर रही है। तो जो लोगों का अधिकार है चुनने का, ईवीएम लगाने के बाद ये अधिकार शिफ्ट हो गया ईवीएम के पास। ये हमारे भारत के लोगों को किसी को पता है नहीं, ये शिफ्ट हो गया। लोकतंत्र आपके पास वोट का अधिकार है, इसलिए आपको सरकार चुनने का और सरकार किसकी लानी है ये अधिकार लोगों के पास था और लोग डिसाइड करते थे ईवीएम आने के पहले तक। अब ईवीएम मशीन डिसाइड करेगी, लोग डिसाइड नहीं करेंगे। तो ये तो ईवीएम तंत्र हो गया, लोकतंत्र का रह गया। इतना बड़ा चेंज हो गया और लोगों को पता ही नहीं है। दो 2009 को ईवीएम मशीन में घोटाला करके कांग्रेस ने चुनाव जीता 2004 में, 2009 में। उसके दस्तावेजी सबूत डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी सुप्रीम कोर्ट में लेकर गए और सुप्रीम कोर्ट ने 8 अक्टूबर 2013 को निर्णय दिया। ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की कॉपी है भाई, कोई काल्पनिक बातें नहीं कह रहा हूं। ईवीएम मशीन के बारे में 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया। क्या निर्णय दिया? ईवीएम मशीन के द्वारा फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने 8 अक्टूबर 2013 को निर्णय दिया। मैं नहीं कह रहा हूं ईवीएम में गड़बड़ी होती है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने 8 अक्टूबर 2013 को दिया। अभी 23 चल रहा है, 10 साल हो गए, आप लोगों को पता ही नहीं है। आप लोगों को
सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया ईवीएम मशीन के द्वारा फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। फ्री का मतलब है भ्रष्टाचार मुक्त चुनाव नहीं हो सकता, फेयर का मतलब है निष्पक्ष नहीं हो सकता, ट्रांसपेरेंट का मतलब है पारदर्शी नहीं हो सकता। ये शब्द सुप्रीम कोर्ट के हैं। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम मशीन के द्वारा फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता, ये निर्णय देने के पहले ईवीएम टेक्नोलॉजी पर जर्मन के सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि ईवीएम से चुनाव करवाना इलीगल एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। जर्मन यूरोप का सबसे बड़ा देश है और इसीलिए वर्ल्ड वार के बाद जर्मन को 2 टुकड़ों में बांटा गया था। अब वो 2 बांटे हुए देश जर्मन जो है वो अभी इकट्ठा हो गए, तो यूरोप कम्युनिटीज में सबसे बड़ा देश है। वहां के सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय देने के पहले क्या निर्णय दिया था? ईवीएम मशीन के द्वारा चुनाव करवाना इलीगल एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और सुप्रीम कोर्ट ने जर्मन के अपने ही लेवल पर बैन लगा दिया, चुनाव नहीं हो सकता ईवीएम पर। उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। अब जर्मन के सुप्रीम कोर्ट ने जब ईवीएम को इलीगल एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया, तो भारत का सुप्रीम कोर्ट इसको लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल कैसे घोषित कर सकता? ये कॉन्सिक्वेंसेस है। बहुत लोगों को ये बात मालूम नहीं है। जर्मन के सुप्रीम कोर्ट के फैसले की जानकारी भी भारत के मीडिया ने नहीं दी। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने दिया हुआ फैसला, उसकी भी जानकारी भारत के मीडिया ने नहीं दी। इतना बड़ा फैसला। और सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा कि ईवीएम मशीन के द्वारा फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता, तब सुप्रीम कोर्ट ने ये सोचा ये तो घोटाला हो रहा है, इस घोटाले को रोकना होगा। तो फिर इसी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम के घोटाले को रोकने के लिए पेपर ट्रेल मशीन लगाने का आदेश दिया। 2 बातें हो गई। एक, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया ईवीएम मशीन के द्वारा फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। इन 3 शब्दों का एक शब्द में मतलब है ईवीएम मशीन के द्वारा घोटाला होता है, इस घोटाले को रोकना होगा। रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने दूसरा फैसला दिया कि पेपर ट्रेल मशीन लगाना होगा। अब देखो, ईवीएम टेक्नोलॉजी पेपरलेस है, ईवीएम टेक्नोलॉजी पेपरलेस है। ये हमारे लोगों को, बहुत सारे लोगों को मालूम होना चाहिए कि ईवीएम टेक्नोलॉजी जो है ये पेपरलेस है, इसमें कागज का उपयोग नहीं है। अब कागज का उपयोग ना होने की वजह से घोटाला होता भी है और पता भी नहीं चलता, क्योंकि कागज होता तो एविडेंस दिखाया जा सकता। तो ईवीएम टेक्नोलॉजी पेपरलेस है, इस वजह से घोटाला हो रहा है। इस घोटाले को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया पेपर ट्रेल मशीन लगाना होगा। तो इस मशीन में ही कागज शब्द है, पेपर। ये आदेश देने के बाद इस देश में वोटर्स यानी आप लोग 3 तरीके से आज तक वोट करते आए हैं। 3 तरीके से, शुरू से लेकर अब तक। वो तरीका क्या है जिससे आपको पता चल जाएगा घोटाला कैसे होता है, वो थोड़ा आपको समझाता हूं। आपको समझाने से बात समझ में आएगी। 26 जनवरी 1950 को देश में संविधान लागू हुआ।
1952 को प्रथम लोकसभा का चुनाव घोषित हुआ। ये चुनाव बैलेट पेपर पर करवाए गए थे। तो जब आप 1952 में बूथ पर वोट डालने के लिए गए थे, यानी वोटर गए थे, तो आपको बूथ के कर्मचारियों ने बैलेट पेपर दिया था। जो पुराने लोग हैं उनको मालूम होगा। तो बैलेट पेपर दिया था। बैलेट पेपर देने के बाद वोटर्स लोगों ने देखा, बैलेट को देखा कि एक साइड में कैंडिडेट के नाम है, एक साइड में कैंडिडेट के नाम है और एक साइड में चुनाव निशान है। दूसरे साइड में गधा है, घोड़ा है, सुअर है, कुत्ता है। एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं, ऐसे चुनाव निशान नहीं है, एग्जाम्पल के लिए क्योंकि मैं आपको समझाना चाहता हूं। समझाने के लिए कोई एग्जाम्पल तो देना पड़ेगा ना। ये टेक्निकल बातें हैं, आपको आसानी से समझ में नहीं आएगी, उदाहरण देकर बताना पड़ेगा। मैं भाषण नहीं करना चाहता, ये टेक्निकल बातें हैं, आपको समझाना चाहता हूं ताकि बात समझ में आ जाए। तो जब देखा वोटर ने, क्या देखा? गधा, घोड़ा, सुअर, कुत्ता। वोटर ने सोचा किसको वोट दें, किसको वोट दें, किसको वोट दें, किसको वोट दें। चलो इस बार कुत्ते को वोट दे दिया जाए। वोटर ने सोचा चलो इस बार कुत्ते को वोट दे दिया जाए। तो इंक का पैड होता था, बैलेट पेपर के लिए इंक का पैड होता था ना। तो फिर क्या करते थे आपके पास? ये मोहर उठाया, मोहर होती थी, अरे शाही नहीं है। तो फिर आपने क्या किया? इंक के पैड को, हाँ लग गया है, क्योंकि मैं समझाना चाहता हूं वोट कैसे होता था। हाँ हाँ लग गया है। अरे कुत्ता कहाँ है? कुत्ता हाँ हाँ सबसे नीचे है, सबसे नीचे। तो हाँ हाँ लग गया है, जैसे जहां पर मैं लगाना चाहता था वो लग गया है। फिर वोटर क्या करता था? ऐसा करता, ये बड़ा हो गया है, थोड़ा छोटा करना होगा। फिर ऐसा छोटा कर दिया, और भी छोटा करना होगा, फिर छोटा कर दिया, और फिर बैलेट बॉक्स में डाल दिया। बैलेट बॉक्स में वोटर डाल देता था। डालने के बाद वो निश्चिंत होकर अपने घर में चला जाता था, ये सोचते हुए जाता था कि मैंने जिस कुत्ते को वोट दिया है, मेरा वोट उस कुत्ते के नाम पर जमा हो गया है, और निश्चिंत होकर घर में जाता था। कोई कंफ्यूजन उसके दिमाग में नहीं होता था। ए बैलेट पेपर में हो गया, अब बैलेट पेपर हो गया है, अब ईवीएम आ गई। एक एक करके समझा रहा हूं ताकि आपको बात समझ में आ जाए। ईवीएम आ गई। अब आप ईवीएम में वोट डालने के लिए गए, आपने बटन दबाया 2004 में, आपने बटन दबाया 2004 में, आपने साइकिल पर दबाया, फूल पर दबाया, साइकिल पर दबाया, हाथी पर दबाया, जिस किसी पर भी आपने दबाया, दिखाई नहीं दिया। 2004 में, 2009 में वोटर्स को आंखों से दिखाई नहीं दिया। बैलेट पेपर पर क्या होता था? बैलेट पेपर पर आप एक साइड में कैंडिडेट के नाम देखते थे, एक साइड में चुनाव निशान देखते थे, और वोट देने के पहले, मोहर लगाने के पहले इंश्योर करते थे, और फिर उसको मोहर लगाते थे। और मोहर सही जगह लगी कि नहीं लगी, ये दोबारा देखते थे, खातरी करते थे, गारंटी करते थे कि मैंने जिसको वोट दिया उसी के नाम पर जमा हुआ कि नहीं हुआ। ये बैलेट पेपर पर आप करते थे, मगर ईवीएम मशीन आने के बाद 2004 में आपने बटन दबाया, दिखाई नहीं दिया। आपकी मोहर कहां लगी है
दिखाई नहीं दिया। 2004 में 2009 में आंखों से दिखाई नहीं दिया। जब दिखाई नहीं दिया तो वोटर को क्या लगा, ये साला मेरा वोट इधर उधर तो नहीं गिर गया। चुनाव आयोग के कर्मचारी ने देखा कि जो वोटर है बुड़बक है। आपके इलाके में यूज होता है ये शब्द बुड़बक। पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में गधे को बुड़बक बोलते हैं। तो इधर तो गधा बोलते होंगे, उधर बुड़बक बोलते हैं। बुड़बक शब्द बहुत बढ़िया है, इसलिए मैं बुड़बक यूज करते रहता हूं। तो चुनाव आयोग के कर्मचारी ने देखा, अरे ये वोटर बुड़बक लगता है। वो कर्मचारी आता वहां, आकर उसको कहता है इधर उधर क्या देख रहे हो? का वोट कहाँ गया देख रहा था, कहीं गिर तो नहीं गया? नहीं नहीं, हो गया है। हो गया? वो दिखाई नहीं नहीं, हो गया। आपने बटन दबाया ना, हो गया। किधर से आया था? इधर से आया था। इधर जाओ 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 जाओ, हो गया। चलो यहां खड़ा रहेगा तो खामखा बवाल खड़ा कर सकता है, उसको भगा। हो गया। 2004 में वोटर को भगा दिया। 2004 में ऐसा हुआ, 2009 में ऐसा हुआ। 2009 में डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने चुनाव लड़ा। ऐसे ही जो चुनाव लड़ा तो 1500 बूथ थे लोकसभा में। अभी आजकल तो 2500 3000 होते, तो अभी वो 1500 बूथ थे। तो लगभग 500 बूथ पर डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी को 0, कहीं कहीं 1, कहीं कहीं 2। तो उसको लगा अरे ये तो साला बड़ा अजीब मामला है, ये कैसे हो? मैं तो ये चुनाव जीतने वाला था, ये हुआ कैसे? तो उसने छानबीन की। छानबीन करने के बाद उसको पता चला कि तो ईवीएम में घोटाला हो रहा है। उसने सारा डाटा कलेक्ट किया। सारा डाटा कलेक्ट करने के बाद वो सुप्रीम कोर्ट में गया। 2009 के चुनाव में अडवाणी को कांग्रेस ने चुनाव हरवाया। 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री पद के कैंडिडेट थे। 2004 में अटल बिहारी को हरवाया गया। 2009 में अडवाणी को हरवाया गया। तो अडवाणी ने यह ऐलान किया कि ये सारा घोटाला भारत के प्रजा को हम लोग बताएंगे, कांग्रेस ने कैसे घोटाला किया, सारे देश के लोगों को बताएंगे। उसने ऐलान कर दिया। ऐलान करने के बाद कांग्रेस को मालूम था ये वही अडवाणी है, राम मंदिर यात्रा करने वाला। तो उसके पास तो ऐसा यात्रा करने का तजुर्बा है, और यात्रा करने के बाद सारे देश भर में फसाद हो गया था, ये भी रिकॉर्ड है। तो अगर अडवाणी कोई छोटा मोटा नेता तो है नहीं, अगर इसने लोगों को बताया तो देश में कांग्रेस के दफ्तरों को आग लगने का खतरा पैदा होगा, देश खतरे में पड़ जाएगा। तो कांग्रेस ने अडवाणी की यात्रा को रोकने के लिए दूसरे नंबर के बीजेपी के नेता अरुण जेटली और सुषमा स्वराज को कहा कि अडवाणी जी को रोका जाए, तो देश खतरे में पड़ेगा। तो सुषमा स्वराज और जेटली ने कहा कि नहीं, अडवाणी जी बहुत बड़के नेता है, हमारी औकात नहीं कि उनको समझाया जाए। वो तो उन लोगों ने हमको तैयार किया हुआ है, अडवाणी जी ने हमको तैयार किया है, हम नहीं कह सकते उनको। तो उन्होंने मना कर दिया कि हम अडवाणी को नहीं बता सकते, नहीं रोक लगा सकते। तो कांग्रेस ने सोचा भी अडवाणी को कौन रोक लगा सकता है, किसके पास औकात है अडवाणी को रोकने की। तो कांग्रेस के पास जो तजर्बा था उसके अनुसार कांग्रेस को बात समझ में आई कि अडवाणी को केवल एक ताकत है जो रोक लगा सकती है। वो ताकत कौन सी है? आरएसएस। आरएसएस ही रोक लगा सकती है अडवाणी को। आरएसएस के पास ही इतनी ताकत है जो अडवाणी को रोक लगा सकती है।
बाकी अडवाणी को रोकने की ताकत किसी के पास नहीं है। तो कांग्रेस के लोग नागपुर के हेडक्वार्टर में आरएसएस को मिलने के लिए गए और आरएसएस के लोगों को कहा कि अडवाणी जी ने ऐसे बयान दिया है। तो आरएसएस ने कहा हम जानते हैं, तो इससे तो देश खतरे में पड़ेगा। तो आरएसएस ने कहा आप क्या कहना चाहते हैं कि जब इसके विरोध में ऐसी यात्रा निकलेगी, ईवीएम के विरोध में, तो देश तो खतरे में पड़ेगा, तो आग लग जाएगी। देश को बचाना चाहिए। आरएसएस तो देशभक्त संगठन है। आरएसएस जो है राष्ट्रवादी संगठन है, देश को बचाना चाहिए। कहा कि बचाएंगे। आरएसएस ने कांग्रेस को कहा बचाएंगे। हमें क्या फायदा होगा? आरएसएस ने कांग्रेस को कहा हमें क्या फायदा होगा? देश को बचाना ही तो फायदा है। कांग्रेस ने आरएसएस, देश को बचाना ही फायदा है। कहा देश को बचाना ही फायदा है, ये तो हम भी जानते हैं, इसके अलावा क्या फायदा? ना, ये देश बचाना ही बड़ा फायदा है। अच्छा, इसके अलावा कुछ फायदा नहीं होगा? इसके अलावा क्या है? देश बचाना ही बड़ा फायदा है, इसके अलावा कोई फायदा नहीं होगा। देश बचाना ही सबसे बड़ा फायदा है। तो आरएसएस ने कहा फिर तो अडवाणी जी को फिर यात्रा निकालना चाहिए। देश बचाने के लिए हम आरएसएस के लोग काम करें। अगर आज तो आपको लगता है हमें क्या फायदा होगा बताओ। कांग्रेस ने कहा ठीक है, 2 बार घोटाला करके हमने चुनाव जीता, एक बार आप घोटाला करके जीतो। सरकार हमारी है, चुनाव आयोग हमारा है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हमारा है, तो ये सारा का सारा जो है आपको मदद करेंगे। आप 2014 का चुनाव घोटाला करके जीतो। आरएसएस ने कांग्रेस को कहा आपने 2 बार घोटाला करके जीता, आप हमको कई बार घोटाला करने की बात कह रहे हो, बराबरी की बात नहीं है। कांग्रेस ने आरएसएस को कहा आप देशभक्त संगठन है, तो आप भी हमारी तरह 2-2 बार घोटाला करेंगे? आप तो देशभक्त है। का देशभक्त ये जो स्लोगन है, ये SC ST OBC माइनॉरिटी को गधा बनाने के लिए हमने दिया हुआ है। हम देशभक्त वगैरह नहीं है। हम लोग इन लोगों को गधा बनाने के लिए देशभक्त का आवरण धारण कर लिए है। तो देशभक्ति का नाम बार 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 हमको रोकने के लिए मत उच्चारण करिए। हम 3.5% ब्राह्मण के नाम पर लोग वोट देगा। 1000 साल के सबसे शैतान लोग हम हैं ब्राह्मण, हमको कोई ब्राह्मण के नाम पर वोट देगा? देशभक्त बनना पड़ता है। और हम लोग प्रचार में देशभक्त है, व्यवहार में थोड़ी देशभक्त है। प्रचार करने में देशभक्त है। हम नेशनलिस्ट नहीं, प्रोपोगंडिस्ट है। समझ रहे ना? हम नेशनलिस्ट नहीं, हम प्रोपोगंडिस्ट है। प्रचार में राष्ट्रवादी है। तो इसलिए आपको फायदा क्या होगा बराबरी का, वो बताइए। चलो ठीक है, अब अगर हमारी कांग्रेस को तो लोग सारे देश में 2 नंबरी कहते ही है, हमें नहीं मालूम था आप भी हमारे ही जैसे है। हम समझ रहे थे कि आप देशभक्त लोग हैं। चलो आप भी 2 बार घोटाला करके चुनाव जीत लेना। कांग्रेस और भी आरएसएस बीजेपी में समझौता हो गया और इस समझौते के तहत 2014 का चुनाव नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लड़ा गया और आरएसएस ने अडवाणी पर पाबंदी लगा दी। याद है? फैक्ट मालूम है? समझ में आ रहा है? अडवाणी के पास, अडवाणी को रोकने किसी के पास ताकत थी? अडवाणी कोई छोटा मोटा नेता थे? अटल बिहारी और अडवाणी दोनों मिलकर कैंपेन चलाते थे तो 186 से ज्यादा सीटें कभी नहीं जितवा पाए। मगर जब अकेले नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गुप्त समझौता होने के बाद जब चुनाव हुआ, अकेले नरेंद्र मोदी ने कैंपेन चलाया
283 सीटें बीजेपी ने जीती। चुनाव आयोग का डाटा देख लेना। 2014 के चुनाव में बीजेपी ने 283 सीटें जीती। बहुमत के लिए 272 सीटें चाहिए थी, 11 सीटें ज्यादा जीती। अडवाणी अटल बिहारी दोनों मिलके कैंपेन चलाते थे, 186 से ज्यादा सीटें नहीं जितवा पाए। अकेले नरेंद्र मोदी, उस समय वो कोई राष्ट्रीय नेता नहीं था, तो गुजरात का मुख्यमंत्री था केवल। जब कैंपेन चला रहा था तो नरेंद्र मोदी गुजरात का मुख्यमंत्री थे, केवल एक स्टेट के, जहां से केवल 25 मेंबर पार्लियामेंट चुनकर जाती है। उसने अकेले ने कैंपेन चलाया और 283 लोकसभा सीटें जितवाई, 11 सीटें बहुमत से ज्यादा जितवाई। और नरेंद्र मोदी ने सरकार बनाई 2014 की। ये ईवीएम मशीन के साथ घोटाले से चुनाव बीजेपी की द्वारा जीतने का सबूत है और कांग्रेस ने इसको वेलकम किया।